Good morning, student. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की आकारी की, उसके अंतिम चरण में हम आ गए हैं। अभी अपना टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। 3 कुल अपने कोर्स में है। सबसे पहले है फेबेसी, ठीक है, उसके बाद में सोलेनेसी और उसके बाद में लिलिएसी। तो 3 कुलों का अपन अध्ययन यहां पर करेंगे। पहले इस कुल को पेपिलियोनिएटी कहते थे। यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल था। ये सारे विश्व में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके लक्षण। तो लक्षणों को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले कायिक लक्षण। कायिक लक्षणों के अंतर्गत अपन उसके स्वभाव, पहली बात स्वभाव, दूसरी बात तना, तीसरी बात जड़ या मूल, और तीसरी बात पर्ण। इन 4 लक्षणों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? कायिक लक्षणों के अंतर्गत। और उसके बाद में आ जाता है जननिक लक्षण, ठीक है। जननिक लक्षण, जैसे ही कायिक वृद्धि समाप्त होती है जननिक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और जननिक भाग आप लोगों को पता है, पादप का जननिक भाग क्या होता है? पुष्प होता है। तो जननिक लक्षणों के अंतर्गत अब हम पुष्प के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्वभाव की बात करें तो इस कुल के अंतर्गत वृक्ष भी पाए जाते हैं, शाक भी पाए जाते हैं, ठीक है, और मूल ग्रंथिकाएं भी पाई जाती है। क्या है? मूल ग्रंथिकाएं। मूल ग्रंथिकाओं का मतलब है जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं मूल ग्रंथिकाएं। और अगर बैक्टीरिया तने के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहेंगे तो हम उन्हें कह देंगे स्तंभ गुलिकाएं या स्तंभ ग्रंथिकाएं। उसके बाद में अगर तने की बात करें तो इनका तना जो है सीधा अथवा प्रतान नामक संरचना का निर्माण भी कर सकता है। प्रतान आपको बताया हुआ है, पतली पत्र विहीन कुंडलित संरचना को प्रतान कहते हैं, जो कि क्या करती है? आलंबन में सहायता करती है। उसके बाद में अगर बात करें जड़ की, तो इसके अंतर्गत किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? आप लोगों को पता है जड़ 2 प्रकार की है, अपस्थानिक जड़ और मूसला मूल। तो यहाँ अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। उसके बाद में अगर पत्तियों की बात करें तो पत्ती 2 प्रकार की अपन ने बात की थी, सरल या संयुक्त। तो कुछ पादपों में यहाँ सरल प्रकार की पर्ण होती है, कुछ पादपों में संयुक्त प्रकार की पर्ण होती है। और संयुक्त की बात करें तो संयुक्त उसके बाद में पिच्छाकार होती है। और इनकी जो लगने की व्यवस्था, अरेंजमेंट, जिसको अपन पर्ण विन्यास कहते हैं, एकांतर पाई जाती है। और कुछ पादपों में पर्णवृंत जो है वो फूला हुआ होता है, जिसे पर्णवृंत तल्प कहते हैं। अनुपर्ण भी इनके समीप पाया जाता है, इसलिए पत्ती अनुपर्णी भी कहलाती है। और इनमें जो है जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये हो गए कायिक लक्षण। उसके बाद में अपन जननिक लक्षणों की बात करें तो जननिक लक्षणों के अंतर्गत क्या आ जाएगा? एक तो अपना पुष्प क्रम आ जाएगा, और पुष्प क्रम के पश्चात आएगा पुष्प के पश्चात आ जाएगा बाह्य दलपुंज के पश्चात आ जाएगा दलपुंज के पश्चात आ जाएगा अपना क्या? पुमंग, और पुमंग के पश्चात आ जाएगा जायांग के पश्चात आ जाएगा क्या? फल, और फल के पश्चात आ जाएगा बीज, और बीज के पश्चात क्या आएगा? बीज के पश्चात आएगा पुष्प सूत्र, और पुष्प सूत्र के बाद में क्या आएगा? पुष्प चित्र, ठीक है। तो ये लक्षण जो है वो अपने को जननिक लक्षणों के अंतर्गत पढ़ने। अभी अपन बात करते हैं पुष्प क्रम की। तो पुष्प क्रम अपन ने पढ़े थे 3 प्रकार के, ऐसीमाक्षी, सहसीमाक्षी और विशेष। तो यहाँ किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है वो अपन लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पाया जाता है ऐसीमाक्षी, तो ये पुष्प क्रम का लक्षण अपना पूरा हो गया। उसके बाद में पुष्प की बात करें तो इसके पुष्प में क्या होता है? सभी संरचनाएं पाई जाती है, यानी बाह्य दल पुमंग जायांग। तो जब चारों पुष्पीय पर्णें पाई जाती है तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कर देते हैं? पूर्ण, ठीक है। पुष्प किस प्रकार का हो जाएगा? पूर्ण आ जाएगा। और उभयलिंगी कह सकते हैं या द्विलिंगी कह सकते हैं। और अगर सम्मिति की बात करें तो ये एक व्यास सम्मित होता है। किस प्रकार का पुष्प होता है? एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित का मतलब आपको बताया था कि जब किसी पुष्प को अपन किन्हीं काल्पनिक रेखाओं के द्वारा
उसके केंद्रीय अक्ष से गुजरते हुए दो बराबर बराबर भागों में विभक्त करें तो किस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है, कितने भागों से कट सकता है। अगर एक ही तल से कटता है तो उसको कहते हैं एक व्यास सममित, और प्रत्येक तल से किसी भी तल से अपन काटे दो बराबर बराबर भागों में अगर विभाजित हो जाता है तो उसको कहते हैं अपन त्रिज्या सममित। और अगर किसी भी तरफ से काटने पर दो बराबर बराबर भागों में विभाजित नहीं होता है तो उसको कहते हैं असममित। उसके बाद में बात करें अगर बाह्य दलपुंज की, तो आपको पता है सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें संख्या कि कितने बाह्य दल पाए जाते हैं। समस्त बाह्य दलों को मिलाकर क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। तो यहाँ 5 बाह्य दल होते हैं और वो पांचों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको संयुक्त बाह्य दल ही कहते हैं। कोर छादी प्रकार का पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। कोर छादी में आपको बताया था कि एक दल या बाह्य दल पूर्णतः अंदर की तरफ, एक दल या बाह्य दल पूर्णतः बाहर की तरफ, और शेष जो बच गए यानी 5 है इनकी संख्या यहाँ पे, तो 3 जो है वो व्यावर्तित प्रकार के होंगे। उसी प्रकार दलपुंज, तो दलपुंज की संख्या देखेंगे तो यहाँ 5 दल पाए जाते हैं। ठीक है, 5 दल पेपिलियोनियसिस मतलब पश्च दल बड़ा सबसे बाहर की तरफ, अगले 2 पार्श्वीय दल जो है अंदर की तरफ, और 2 दल जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और पुष्प विन्यास जो है वो ध्वजिक प्रकार का होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें पुंकेसर पुमंग की, तो पुमंग के अंतर्गत 10 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि 1 + 9 आपस में जुड़े हुए हैं, और एक क्या है, स्वतंत्र है, यानी ये द्विसंग का निर्माण करते हैं। और पराग कोष जो है वो द्विकोष्ठ की प्रकार के होते हैं। जायांग की अगर अपन बात करें तो एक ही इसके अंतर्गत स्त्रीकेसर या अंडप पाया जाता है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका जायांग हो जाएगा। तो यूं कह सकते हैं अंडाशय एक अंडपी, ऊर्ध्ववर्ती अनेक बीजांडों सहित एक कोष्ठ की है, और वर्तिका भी क्या हो जाएगी, एकल। फल की अगर बात करें तो लेग्यूम या फली, जिसको अपन कहते हैं मटर के अंतर्गत फली पाई जाती है, तो उसका फल किस प्रकार का हो गया, लेग्यूम प्रकार का या फली प्रकार का। बीज जो है वो एक से अधिक होते हैं, अभ्रूणपोषी प्रकार का बीज। अब अगर अपन बात करें पुष्प सूत्र की, तो देखिए सबसे पहले पुष्प सूत्र के अंतर्गत अपने को क्या लिखना है, सममिति। तो सममिति लिखेंगे तो इसमें एक व्यास सममिति पाई जाती है। एक व्यास सममिति का चिन्ह जो है वो प्रतिशत का होता है, और अगर त्रिज्या सममित होता तो हम उसको प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते। फिर द्विलिंगी व्यवस्था है, तो दोनों प्रकार के लिंग इस प्रकार से, ये द्विलिंगी, ये एक लिंगी पुंकेसरी, और ये एक लिंगी स्त्रीकेसरी। चूंकि यहाँ दोनों प्रकार के लिंग उपस्थित है, तो हम इस प्रकार की संरचना के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आपको बताया बाह्य दल कितने, 5 है, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त बाह्य दली। फिर दल को कोरोला से प्रदर्शित करते हैं। कोरोला के अंतर्गत आपको पता है एक बड़ा, 2 साइड में, और 2 आपस में जुड़े हुए, तो इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद में पुमंग को अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोशियम का ए शब्द लेंगे यहाँ पे, और द्विसंगीय है, 1 + 9 आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। और फिर जी गाइनोसियम एक है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, तो नीचे लाइन, अधोवर्ती है तो ऊपर लाइन, और अर्ध अधोवर्ती है तो साइड में लाइन। तो ये हो गया इसका पुष्प सूत्र। अब अगर अपन बात करें पुष्प चित्र, तो आप लोगों को याद रखना है जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में पुष्प चित्र एकमात्र ऐसा चित्र होता है जिसको नामांकित नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज के अंतर्गत व्यवस्था है, या इसका जो पुष्प दल विन्यास है, उसके आधार पे अपन पुष्प चित्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहले अपने पास 5 बाह्य दल बनाने हैं, और इन पांचों के अंदर व्यवस्था किस प्रकार की है, पांचों के अंदर व्यवस्था इस प्रकार की है, कोर छादी। अब ये जो संरचना बनाई है, ये संरचना किसको प्रदर्शित करती है, ये संरचना बाह्य दल को प्रदर्शित करती है। एक बाह्य दल पूर्णतः अंदर की तरफ, तो एक बाह्य दल हमने बना दिया, इसके दोनों सिरे दूसरे बाह्य दल के द्वारा क्या हुआ है, ढके हुए हैं। ठीक है, ये देखिए इधर से भी ये ढका हुआ है और इधर से भी ढका हुआ है। ठीक है, और एक दल या बाह्य दल क्या हो गया, पूर्णतः ढका हुआ, और एक बाह्य दल या दल क्या है, पूर्णतः ढके हुए। तो इसको अपन बना देते हैं पूर्णतः ढके हुए, यानी इसके दोनों सिरे क्या हो गए, बाहर की तरफ हो गए।
इसके दोनों सिरे बाहर की तरफ हो गए, और इसके दोनों सिरे अंदर की तरफ हो गए, और शेष किस प्रकार के हो गए, शेष व्यावर्तित प्रकार के हो गए, यानी एक सिरा ढका हुआ और एक सिरा उभरा हुआ। ये व्यवस्था होगी कोर छाती। उसके बाद में ध्वजिक की बात करें तो ध्वजिक के अंतर्गत क्या होता है, एक दल या बाह्य दल बहुत बड़ा, दो व्यावर्तित प्रकार के और दो आपस में जुड़े हुए, ये आपस में जुड़ गए और इस प्रकार की जो संरचना का निर्माण करते हैं। ये किसको इसके अंदर बीच बीच में लाइनें हैं, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, लाइनें हैं वो बाह्य दल को प्रदर्शित कर रहा है, लाइनें नहीं है सीधी खोखली संरचना, या इसको आप इस प्रकार से डार्किश भी कर सकते हैं। तो ये संरचना किसको प्रदर्शित करेगी, ये संरचना दल को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। और उससे पहले अपने को यहाँ सबसे पहले एक इस प्रकार से बिंदुनुमा संरचना का निर्माण करना है। यह बिंदुनुमा संरचना क्या है, मात्राक्ष है। उसके बाद में अपन ने बात की थी, ये जायांग एक अंडपी है, एक और उसके बाद में पुंकेसर कितने हैं, 10 है, 3 4, इनको अपने को गिन के बनाना है, 5 6 7 8 और ये 9 गए, और ये एक अकेला। अब ये 9 आपस में जुड़े हुए तो इनको इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं, और एक स्वतंत्र है, तो ये क्या होगी, द्विसंगी व्यवस्था होगी। और ये अपना हो गया क्या, फेबेसी कुल का पुष्प चित्र। और पुष्प चित्र में आपको मैंने बता दिया कि इसको नामांकित नहीं करते हैं। अब इस अध्याय में अपने 2 कुल बचे हैं, सोलेनेसी और लिलियेसी, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।